नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शंस थे 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 70 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 60 वर्ष। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद सिंधु नदी प्रणाली को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 3 पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान में और 3 पूर्वी नदियों यानी सतलज, रावी और ब्यास को भारत के हिस्से में रखा गया। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 वर्ष। अब इस तरीके का सवाल एक तो ऑब्जेक्टिव तौर पर ये बन गया कि कितने वर्ष हो गए हैं। दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं या नहीं हैं। तो हमने जो विश्लेषण अभी आपको बताया है ये आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। सवाल है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते को पोषण अभियान के एक भाग के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। योजना बनाई गई है कि निकट भविष्य में प्रत्येक आंगनबाड़ी में औषधीय उद्यान और पोषक उद्यान स्थापित किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय पहले से ही विशिष्ट उपायों जैसे स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं द्वारा आहार का सही सेवन, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का उपयोग करने जैसे कार्यों में अपना योगदान दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? 7, 8, 9 या फिर 10? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए 8 भारतीय समुद्री तटों की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी INJ द्वारा की गई हैं, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक और पर्यावरणविद शामिल थे। इन 8 समुद्र तटों में गुजरात में शिवराजपुर, कर्नाटक में कासरकोड और पादुबद्री, ओडिशा में गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर, दमन और दीव में गोघला, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकुंडा शामिल हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त लेबल है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग उन समुद्र तटों के लिए प्रदान किया जाता है जो इको टूरिज्म मॉडल को अपनाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने फेलुडा नामक जीन आधारित कोविड-19 परीक्षण को मंजूरी दी है? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने हाल ही में फेलुडा नामक जीन आधारित कोविड-19 परीक्षण को मंजूरी दी है। यह परीक्षण कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है। इस परीक्षण को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। परीक्षण को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान शाखा CSIR IDIB के साथ साथ टाटा समूह के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। फेलुडा परीक्षण को मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के तौर पर भी पंजीकृत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है? 2024, 2025, 2027 या फिर 2030? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2024। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एक ICT ग्रांट चैलेंज शुरू किया है। इसका मकसद इनोवेटिव और किफ़ायती सॉल्यूशन के द्वारा इसका निर्माण करना है। यह चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के तहत सभी के घरों में साफ और शुद्ध जल पहुंचाने की बात कही गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2024। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रोमोटिंग डेस्टिनेशंस विथ ऑथेंटिकेटेड क्यूजिन्स पर वेबिनार का आयोजन किया? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रोमोटिंग डेस्टिनेशंस विथ ऑथेंटिकेटेड क्यूजिन्स पर एक वेबिनार आयोजित किया। यह श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाने का एक प्रयास है। इस वेबिनार ने उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली के कुछ पारंपरिक व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित किया है। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया गया है। इस वेबिनार में भारत की व्यंजन पद्धति के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करने और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की सीख देने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण संक्रामक रोग फैलते हैं? जल, वायु, शारीरिक संपर्क या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संक्रामक और असंक्रामक ऐसे कारक हैं जो रोगों के फैलाने में सहायक होते हैं। संक्रामक रोग वायु, जल, शारीरिक संबंध या रोगवाहक जैसे संक्रामक कारकों द्वारा फैलते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर आदि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज, 50 से 500 हर्ट्ज या फिर 1000 से 2500 हर्ट्ज तक? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य का मतलब हुआ इंफ्रासोनिक साउंड और पराश्रव्य का मतलब हुआ अल्ट्रासोनिक साउंड। राइनोसोरस यानी गैंडे 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करके संपर्क स्थापित करते हैं। वेल और हाथी भी इंफ्रासोनिक साउंड का उपयोग करके ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 8, पराध्वनि संसूचक यानी अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किसमें किया जाता है? मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, भ्रूण की जांच के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए या फिर समुद्र की गहराई मापने के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस स्कैनर से किसी रोगी के लीवर, गॉल ब्लाडर, यूटेरस, किडनी जैसे आदि अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इस स्कैनर द्वारा गॉल ब्लाडर और किडनी में स्टोन और शरीर के विभिन्न अंगों में ट्यूमर का भी पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण की जांच के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सोनार तकनीक के उपयोग में शामिल नहीं है? समुद्र की गहराई मापना, डूबे हुए जहाजों का पता लगाना, समुद्र के तापमान को मापना या फिर जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, हिमशैल आदि का पता लगाना? इसका उत्तर है ऑप्शन सी समुद्र के तापमान को मापना। विश्लेषण की बात करें तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने,
जल के भीतर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों और हिमशैल का पता लगाने और जल के भीतर डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाने में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र के तापमान को मापना सोनार का कार्य नहीं है। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है? तरंग की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य, तरंग की चाल या फिर तरंग की गति? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवृत्ति रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा द्वारा भी निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई ग्राम पंचायत पोर्टल, ई गांधी ग्राम, ई ग्राम स्वराज पोर्टल या फिर ई स्वराज हिंद पोर्टल? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।